गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि जलवायु क्या है। जलवायु, जल, वायु। जल अलग है, वायु अलग है। अब इनके मिलने से भी विभिन्न प्रकार के घटक बनते हैं, जैसे जलवाष्प, आर्द्रता, है ना, ये सब। तो 2 लाइन में लिखेंगे हम। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र और प्रदेश की लंबी अवधि की मौसमी दशाओं जैसे वर्षा, पवनों की दिशा, वनस्पति, पर्वत एवं वर्षा की मात्रा इत्यादि के सामूहिक प्रभाव को सामूहिक दीर्घकालीन प्रभाव को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है। क्लियर है इतना? जलवायु किसे कहते हैं, क्या क्या आता है इसमें? देखो, पर्वतों का भी आया है इसमें, तो स्वाभाविक सी बात है, पर्वत तो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय भारत की जो स्थिति है, अक्षांश से विस्तार कहां से कहां तक? अमरदीप आज टेस्ट में दिया ना आपको क्वेश्चन मैंने, अक्षांश से विस्तार 23 से, अमरदीप आपसे पूछ रहा हूं मैं, 8 से 37, 8 से 37 ये अक्षांश से विस्तार है। 23 वाला मध्य प्रदेश का है, हम भारत का पूछ रहे हैं। 8 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और उष्णकटिबंधीय कहां से कहां तक होता है? उष्णकटिबंध कहां से कहां तक होता है? 0. 23 से 1/2 से, हाँ 0 से 23 मत पढ़ा करो आप लोग, जरूरत नहीं है पढ़ने की। मैंने अभी वही बताना चाह रहा था कि मुझे कितना कुछ करना पड़ता है। आप लोगों को थोड़ा सा कोई काम आता है तो कब सटाक से गांव निकल जाते हैं, घर निकल जाते हैं, कब छुट्टी कर लेते हैं, कोई पता ही नहीं रहता। जब इच्छा होती है तब छुट्टी क्यों सरिता? 3-3, 4-4 दिन की कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना कोई एक आध आदमी बेवकूफ हो जाए तो उसके बराबर सब लोग थोड़ी हो जाएंगे। कहना हिम्मत है ना? तेईस सही 1/2 सिर्फ और सिर्फ यही आंकड़ा है। बस क्या लिखना है? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। इतनी सी लाइन याद करने में आप लोग बूढ़े हो जाओगे, लेकिन नहीं कर पाओगे आप। उष्णकटिबंध किसे कहते हैं? 23 सही 1/2 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। बताया था ये, डोल्ड्रम बताया था मैंने,
कितना बताया था? 0 जीरो कहाँ से आ गया बीच में? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। 5 डिग्री, 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिर से बोलो, जोर से बोलो, पूरी पब्लिक सुनती है आपको। क्या? डोलड्रम नहीं बोल सकते, डोलड्रम कहलाता है। अभी भी भूलेंगे अर्जुन? नहीं सर। डोलड्रम क्या है? बको मेरी शक्ल मत देखो, इतनी अच्छी नहीं दी मुझे शक्ल। डोलड्रम क्या है? अभी बताया ना? हाँ, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच का जो है डोलड्रम। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। उष्णकटिबंध 23 से 1/2 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। ये बता दिया। भारत का विस्तार बताया ना, अक्षांश से विस्तार क्या बताया? 8 से 37, 3 दिन पहले बताया था, लेकिन भूल गए थे। उत्तरी अक्षांश और उष्णकटिबंध कहां से कहां तक? से 23 तक, 23 तक। लेकिन भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु है पूरे भारत की। क्यों है? जबकि उष्णकटिबंध से ऊपर है, उष्णकटिबंध से ऊपर है, फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है इसकी? इसकी तो शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए था। उष्णकटिबंध क्यों? सर वो पूरे वर्ष का जो आंकड़ा निकाला जाता है तो अधिकतर समय इंडिया में गर्मी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं बनाया क्या? फैक्ट्री है घर में नहीं। उत्तर बनाने की? मैं कारण पूछ रहा हूँ क्यों उष्णकटिबंध? इसलिए क्योंकि उत्तर में क्या है, हिमालय में पर्वतों की स्थिति बता रहा था ना। मेरा टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था? पर्वत में जलवायु का पर्वतों से क्या संबंध है? तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। तो वो क्या करता है, वहां से आने वाला जो ठंडी हवाएं हैं, जो शीतोष्ण कटिबंध से आती है, उसको क्या कर लेता है? रोक लेता है। और यहाँ से जो गर्म हवाएं चल रही है उसको रोक लेता है। तो इसलिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध। बात समझ में? भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आता है, 10वीं क्लास में भी लिखा होगा, हिमालय का महत्व लिखिए। आपने ये लिखा कि भारत की जलवायु का निर्धारक है, भारत की जलवायु का निर्धारक है। यदि हिमालय नहीं होता तो उसके ऊपर में क्या? बर्फोयांश, बर्फोयांश, शीत ध्रुव जिसे कहते हैं, सबसे ठंडा क्षेत्र है। वहां की बर्फीली हवाएं भारत में आती, बर्फीली हवाएं भारत में आती। फिर दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं होती, दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं होती। धूल भरी आंधियां चलती क्या वहां पे? नहीं चलती। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये पर्वतों की स्थिति भी जलवायु को निर्धारित करती है। तो क्या है जलवायु? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र और प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम दशाएं, जैसे वर्षा, पवनों की दिशा, वनस्पति, पर्वतों की स्थिति, वर्षा की मात्रा। वर्षा तो है लेकिन वर्षा की मात्रा कम हो रही है या फिर अधिक हो रही है, ये भी डिपेंड करता है। इसका जो सामूहिक दीर्घकालिक प्रभाव होता है, अल्पकालिक प्रभाव मौसम, दीर्घकालिक प्रभाव क्या कहते हैं? जलवायु। कल भी पूछूंगा ये, है ना? डोलड्रम, उष्णकटिबंध, हिमालय की स्थिति का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है? मेंस में ऐसे ही उत्तर ढूंढना पड़ता है। कोई कमजोर व्यक्ति सोचे कि मैं किताबें पढ़ के ऐसा कर लूंगा, संभव नहीं है। इसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो दिमाग पे ठोक ठोक के आपके दिमाग में भरे। ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। बड़े प्राचीन समय में बोला गया ना, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गए मेरे पास से कुछ लोग घर में पढ़ने के लिए,
उनको ऐसा लगा कि घड़ा भर गया हमारा, यहाँ ज्ञान हमें पूरा मिल गया, प्री पास कर लिए, यहाँ से चले गए। मेंस तो उस समय निकला नहीं, अगली बार में प्री भी नहीं निकला, अगली बार में प्री भी नहीं निकला। और अब मेरे से कहीं मिले तो आंखें भी नहीं मिला सकते, क्योंकि मैंने तो वहां तक पहुंचा दिया था ना, उनको प्री कर निकलवा दिया था। तो बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातों को समझना। ये मैप है मध्य प्रदेश का, 3 सेकंड में हमारा मैप बन जाना चाहिए, 3 सेकंड में। अब मैपिंग हम अभी करेंगे। पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक कोई बता सकता है कि कौन कौन से हैं? नंबर 1, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ाना अपन ने, 8 से ऊपर कहां तक है? 37 तक। और दक्षिण भाग जो है ये क्या है? समुद्र। ये क्या है? समुद्र। समुद्र है, ठीक। थल समीर, जल समीर सब पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ सकते। लेकिन इतना याद रखो, इसकी एक विशेषता होती है। पानी वाले भाग की एक विशेषता होती है कि ये जल्दी से ना तो ठंडा होता है ना ही गर्म, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। लेकिन जो भूभाग है, जो मिट्टी वाला भाग है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा, जल्दी से ठंडा। अब ये समुद्र से दूरी, तो जो समुद्र वाला क्षेत्र होता है वहां जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक। लेकिन जैसे ही ये इनके ऊपर इधर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो जल्दी से गर्म हो जाता है। और जल्दी से गर्म होने के कारण हवा जो है हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ये सागरों की ओर की हवाएं जलवाष्प लेते हुए उन क्षेत्रों में पहुंच जाती है, और जब पर्वत रहते हैं उनसे वो हवाएं टकराती है और बारिश हो जाती है, हुई जलवायु, ठीक। ये स्थिति होती है। अब मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश क्या है? समुद्र से दूर है, समुद्र से दूर है। तो ये पहला कारण है, समुद्र से दूरी। मध्य प्रदेश और समझो इसे, ये तो हो गया बारिश का, बता दिया मैंने। दूसरा था तापांतर। तापांतर का भी बता रहा हूं। तापांतर क्या होता है? दैनिक और वार्षिक में अंतर होना। मतलब साल का सबसे ठंडा तापमान, सबसे कम तापमान, और साल का सबसे अधिक तापमान, इनके बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता है। इसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता है। मतलब ठंड के समय में एक ऐसा दिन आता है जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, और गर्मी के समय ऐसे भी दिन आते हैं जब बहुत अधिक गर्मी होती है। तो समुद्र से दूरी होने के कारण ये भाग जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ते तो जल्दी से गर्म हो जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है समुद्र से दूरी। क्लियर हो गया नहीं? किसी का माइक जो है ना अनम्यूट है, उसे म्यूट कर लो। मेरे कानों में दर्द होने लग जाता है, भड़बड़ की आवाज आती है। आप लोग चाय पीते हैं ना, वो चुस्कियों की भी आवाज मुझे आती है। आप लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन मुझे आवाज आती है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखा करें, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे जरा सी, क्योंकि आप लोगों को तो 1 साल 2 साल 6 महीने पढ़ना है। और मैंने 2-4 दिन पहले बताया था
कि मुझे अंतिम सांस तक पढ़ाना है, तो थोड़ी सी कृपा बनाए रखे मेरे ऊपर। क्या हो गया? समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। दूसरा है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो भी पूछ लेते हैं और अच्छी मट्टी पलीत कर देता है पढ़े लिखे लोगों की। कौन सी रेखा जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? अपने सिर पे हाथ रख के बोलो, अभी जो मैंने लाइन बोली इससे पहले किसको पता था? आपको पता होगा? नहीं, आपको पता होना चाहिए था। आपको पता था? सर अभी पढ़ी थी, हाँ? मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ी थी। आपको पता था? सर को पता था, उन्होंने बिल्कुल। 7th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपको पता था? याद था क्या? याद था क्या? बात ये है, पता होना अलग बात है, याद होना अलग बात है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा अपन ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ये भी पढ़ा था ना अपन ने? कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। जिलों के नाम भी पढ़े थे अपन ने। ऐसी मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से गुजरती, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन भी आता है। मैंने मेंस में दिया हुआ है, आज जो पेपर चल रहा है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसे बाद में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है ये। और कर्क रेखा काय का प्रतीक है? काय का प्रतीक है? हाँ, समझ इसी को बोलते हैं, रटने वाली बात नहीं, समझ है। उष्ण कटिबंध का प्रतीक है कर्क रेखा। काय का? उष्ण कटिबंध का। वो सीमा बना दी ना उसने, सीमा बना दी, तो इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण होगी। कर्क रेखा के आसपास है, मतलब गर्म जलवायु वाला प्रदेश है। क्लियर हो गया? दूसरा कारण कर्क रेखा, दूसरा कारण है कर्क रेखा। कर्क रेखा के मध्य, इसी में लिखे ना, कर्क रेखा के मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने के कारण, अब यहां पर भी एक क्वेश्चन है, यहां पर भी एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं जवाब। कौन सा महीना सबसे गर्म होगा? हाँ जी, मार्च। मार्च किसने बोला ये? अच्छा, योगेश जी बोल रहे क्या? अच्छा, कल आपने मुझसे एक मैसेज करके कुछ पूछा भी था। भाई मेरे से मैसेज पे जवाब देना नहीं होता यार, मेरे से बात किया करो। हाँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो मेरे जैसे आदमी के लिए भी। तुम एक मैसेज छोड़ के सोचते हो कि इतनी सारी यूनिट हैं, अब मुझे सर क्या करना है इसके लिए, तो मैं तो यही जवाब लिख के भेज देता कि पढ़ लो, काम चल जाता है क्या? नहीं, डिटेल में जवाब चाहिए तो मुझसे बात करना चाहिए ना। अब एक मैसेज छोड़ देते हो जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, 1-1 मिनट की आपके लिए। अरे तो मैं व्यस्त हूँ तो मेरे से टाइम ले लेते हैं ना, कि आपको तो पता होना चाहिए ना यार कि मैं कितने बजे क्या करते रहता हूँ, आपको पता होना चाहिए। दूसरे कोई करे तो बात अलग है। आप क्लास छूटने के बाद बात कर लेना मेरे से, ठीक है? कर्क रेखा, तो देखो कर्क रेखा, सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर, दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर। सूर्य उत्तरायण मतलब सबसे बड़ा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन। 21 जून 22 दिसंबर। अब देखो कुछ लोग तो इतने कम पढ़ते हैं, उन्होंने इतना याद कर लिया कि सबसे बड़ा दिन 21 जून, किसी ने ये याद कर लिया 22 दिसंबर। दोनों गलत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दिन है वो सबसे छोटा भी दिन है। क्योंकि अभी बताया ना मैंने, जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। बताया ना मैंने, स्थल भाग जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से
ठंडा हो जाता है, तो तापांतर यहाँ पर ज्यादा रहता है। और जल महासागर वाला पार्ट जल्दी से गर्म भी नहीं होता, तो जल्दी से ठंडा भी नहीं। तो यहाँ दैनिक और वार्षिक तापांतर ज्यादा नहीं पाया जाता, लगभग लगभग टेम्परेचर कैसा होता है, समान। अब यहाँ पर क्या पड़ रहा है, जून में गर्मी सबसे ज्यादा कब होती है, जून में। लेकिन चूंकि दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, इसलिए हवाओं का रुख बदल जाता है और मानसून आ जाता है हमारे यहाँ। हमें एहसास नहीं होता, नहीं तो गर्मी जून में होती है, मई जून में सबसे ज्यादा गर्मी। मार्च में गर्मी नहीं होती, कब होती है, मई जून में होती है। लेकिन जो कर्क रेखा पर स्थिति है उसके अनुसार कब, जून में। ठीक, लिखेंगे आगे। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की, तीसरा पॉइंट है पर्वतों की स्थिति। ये कर्क रेखा वाला नहीं लिखा हो तो इसे कंप्लीट करेंगे। कर्क रेखा के मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरने के कारण मई जून महीना सबसे गर्म होता है। मई जून महीना सबसे गर्म होता है। तीसरा पॉइंट है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति। अब यही सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन कौन से पर्वत है मध्य प्रदेश में, तो वर्षा आप क्या बताओगे? हिमालय पर्वत। जी, दंडवत प्रणाम करें आपको। सॉरी हाँ हिमालय तो भारत में है। हाँ, मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, नहीं पता? हाँ, विंध्याचल पर्वत, हाँ, सतपुड़ा पर्वत। बस दो ही तो है, विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत जहाँ की रोटी हम खाते हैं, ये सतपुड़ा की देन है। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, दो पर्वत मुख्य रूप से है। और एक अरावली की पहाड़ी ऊपर से थोड़ा सा है, लेकिन वो तो कैसा पर्वत है अरावली? भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत नहीं, नष्ट भ्रष्ट वाला पर्वत है वो। अब सिर्फ नाम मात्र का पर्वत बचा है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत है। मतलब बहुत प्राचीन पर्वत है, लेकिन अब क्या हो गया है, अवशिष्ट, खंडित हो गया। अब वहां कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पर्वतों के अवशेष बचे हुए हैं। तो वो तो मानसून में सहायक नहीं है, वो रोक ही नहीं सकते उसको। लेकिन ये धूपगढ़ 1350 मीटर, विंध्याचल, ये पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, ये इधर अरब सागर होता है, यहाँ से मानसून शुरू हो जाता है, इधर हवाएं चलने लग जाती है, और ये इधर बंगाल की खाड़ी वाला। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला क्या होता है, ये यहाँ से पूर्वी घाट जो है सीधा समानांतर निकल जाता है, तो ये सीधी चोट कहाँ करती है, बंगाल पे, आसाम पे, सीधा वहां पहुंच जाता है। और ये इधर से जाता है तो ये इधर मध्य प्रदेश में घुस जाता है। पहले मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इधर इधर नर्मदा घाटी के किनारे किनारे होते चल जाता है, फिर रीवा, पन्ना, फिर ऐसा मुड़ते हुए ये इधर आता है गुजरात तरफ, इधर से। तो इस कारण सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में होती है, बहुत अधिक बारिश होती है। और ये सीधा प्रवेश यहाँ करता है, इसलिए आसाम, मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्र है, क्योंकि ये यहाँ से सरपट निकल जाता है और ये यहाँ से क्या टकराते टकराते धीरे धीरे निकलता है, तो जगह जगह बारिश करते हुए जाता है। तो ये भी एक स्थिति है, पर्वतों की स्थिति। पर्वत स्थित है यहाँ पर, इसलिए अधिक बारिश होती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। ये वाला मानसून जो है ऐसा ऐसा जाता है, इधर टकराता है और यहाँ से सरपट निकल जाता है, ये इधर बारिश होती है लौटते हुए मानसून से, पर वहां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर मानसून नहीं पहुंचता, लेकिन पहुंच जाता तो भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वहां अवरोध नहीं है। वहां सतपुड़ा पर्वत जैसा कुछ है क्या? नहीं, अरावली है, लेकिन अब उसकी हाइट कैसी हो गई? कम। हाइट कैसी हो गई? कम। ठीक, तो
क्लियर हो गया ये भी पॉइंट, पर्वतों की स्थिति। फिर है भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी पॉइंट है। कैसे प्रभावित करता है भूमध्य रेखा से दूरी? अब देखो ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे सूर्य की किरणें कैसे पड़ते जाएगी? तिरछी। तो जो पार्ट जितना दूर होगा वहां की जलवायु कैसे होगी? शीत। और जो भूमध्य रेखा के जितना नजदीक होगा वहां की जलवायु कैसी होगी? उष्ण। अब मध्य प्रदेश यहाँ पे है, ये 23 से ही 1/2 हो गया और मध्य प्रदेश की स्थिति यहीं पर है। तो अब बताओ कैसी जलवायु होगी? उष्ण होगी। भूमध्य रेखा के नजदीक है इसलिए इसकी जलवायु कैसी है? उष्ण। लिखेंगे ये पॉइंट भी। मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्लियर एकदम? मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक प्री में भी आए तो भी बनना चाहिए, मेंस में आए तो भी बनना चाहिए। तो समुद्र से दूरी, कर्क रेखा, पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं। कितने प्रकार की जलवायु? तो मुख्य रूप से हमने इसको 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक अतिरिक्त पार्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहला है ये उत्तर के विशाल मैदान वाली जलवायु। उत्तर के विशाल मैदान वाली जलवायु, ये वाला सब उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, मैदानी क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड वाला एरिया इधर, ऊपर गंगा यमुना का मैदान है, वैसी विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहली जलवायु वाला प्रकार कौन सा है? उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। तो अलग अलग भागों में हम इसे बांट के अध्ययन करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, फिर ये यहाँ वाला जो पार्ट है यहां से इधर, यह मालवा, मालवा, ये उत्तर का मैदान। और दूसरा कौन सा हो गया? मालवा। दूसरा कौन सा हो गया? मालवा। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश या जलवायु के प्रकार, जलवायु के प्रकार। तो उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, तीसरा है ये इधर वाला पार्ट पूरा और एक इधर वाला पार्ट। तो ये है नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये वाला नर्मदा घाटी क्षेत्र, और ये वाला विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, ये पूरा, ये नीचे तक विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तो इस तरीके से कितने प्रकार की मुख्य रूप से जलवायु? 4 प्रकार की। अब ये चारों प्रकार की जलवायु में अलग अलग विशेषता देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर का विशाल मैदान यहां पर है महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। अभी एक दिन पढ़ा था महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीप वाले भाग क्या होते हैं? जल्दी से ठंडे, जल्दी से गर्म। यहाँ पर कैसी जलवायु होती है? विषम, विषम जलवायु। ठंड के दिनों में अधिक ठंडी, गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे सीधी पड़ते गर्म हो जाते हैं एकदम, तो दिन भर गर्मी रहती है। और शीत ऋतु में बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं,
तो दिन रात में भी ठंडी और दिन में भी ठंडी। क्लियर हो गया? तो उत्तर के मैदान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु। और महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता क्या है? तापांतर अधिक होता है, बहुत अधिक। ठंड के दिनों में अधिक ठंडी पड़ती है, गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं? तापांतर अधिक। यदि पूछ लिया महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता लिखिए, प्री में आ गया, तब लिखेंगे तापांतर अधिक। अब तो कथन दे देते हैं 3-4, लिखेंगे गर्मी के दिनों में गर्मी अधिक होती है, ठंड के दिनों में ठंड अधिक होती है, तापांतर अधिक होता है, नीचे लिख दिया तापांतर कम होता है। अब छाटो असत्य कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन देता है पीएचसी। ठीक, क्लियर हो गया? महाद्वीपीय जलवायु। इसके बाद है मालवा का पठार। मालवा का पठार यह सम जलवायु, सम जलवायु, सम जलवायु। अब क्या होगा भाई? सम जलवायु। हेमलता, हाँ जी, इतना कठिन मत बोलो। हाँ, विजेता जी आप लोग नहीं, क्या नाम? विजय। सर साधारण होता है विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। सम जलवायु का मतलब होता है ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंड। गर्मी में अधिक गर्मी भी नहीं होती, ठंड के दिनों में अधिक ठंड भी नहीं पड़ती। किसने बोला था ये? स्वास्थ्यवर्धक है, फायर ने बोला था। आप जल्दी कैच कर लेते हो, जल्दी कैच कर। फायर ने बोला था। किसके समझ में आया था फायर? मेरे समय में तो नहीं आया, कहना आप बूढ़े हो गए, कहना तो आपको पता होगा। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत बढ़िया बोला। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 10-15 साल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जिसको ज्ञान प्राप्त करना होता है वो जल्दी से ग्रहण कर देते हैं। नहीं तो कोई सोचे कि नहीं पीएससी है, कम से कम 5 साल पढ़ना ही पड़ेगा। अमरदीप, जरूरी नहीं है 5 साल पढ़ना। 1 साल में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। ये हमारे ग्रॉस्पिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। सम जलवायु क्लियर एकदम? ना तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, ना ठंड में अधिक ठंड। सम जलवायु एक विशेषता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु कैसी है? अधिक गर्मी, अधिक गर्मी। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। कारण क्या है इसका? भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में है। और भ्रंश घाटी में क्या होता है? जैसे जैसे धरातल के अंदर जाते टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, भ्रंश घाटी में। इसलिए क्या है यहाँ पर? अधिक गर्मी, लेकिन सामान्य ठंडी। ठंड के दिनों में अधिक ठंड पड़ती है क्या? नहीं, सामान्य ठंडी। क्लियर एकदम? नर्मदा घाटी जलवायु कैसी? गर्मी में अधिक गर्मी और सामान्य ठंडी। और विंध्य क्षेत्र की समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण मतलब सम जलवायु, ना अधिक ठंडी और ना ही अधिक गर्मी। क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला कौन सा? उत्तर का मैदान, दूसरा मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुएं। मध्य प्रदेश में ऋतुएं, और यही क्वेश्चन पूछ के सबको चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ। ऋतुएं कितनी होती है? विजय आप बताएं, ऋतुएं कितनी होती है? सर वैसे तो मेन तो 3 है। मेन तो 3 है, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है।
हम सीधे बोल सकते हैं, वैसे तो 3 ऋतुएं होती है ना? हाँ, सर एक तरह से 3 भी होती है, एक लेकिन तरह से क्यों? सर, मतलब कहीं 6 भी है। पढ़ी है हाँ। ना? हाँ, ऋतुएं कितनी होती है? सर जैसे 2 ग्रीष्म 2 ऋतुएं। ऋतुएं कितनी होती है? 2। अब कौन सी ऋतु है? शीत और ग्रीष्म। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये 2 ही होती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। फिर पृथ्वी बनाना पड़ेगा अपने को, है ना? ये भूमध्य रेखा, और ये सूर्य या तो उत्तरायण होगा या फिर दक्षिणायन होगा। भाई सूर्य यदि दक्षिणायन है तो ये ग्रीष्म ऋतु है और ये शीत ऋतु है, और यदि सूर्य उत्तरायण है तो ये ग्रीष्म ऋतु है, ये शीत ऋतु है। सवाल ही नहीं होता। ऋतुएं कितनी है? 2। मुख्य रूप से ऋतुएं कितनी है? 2, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। फिर ये बरसात कहां से होगी? बरसात कहां से होगी? बरसात किस ऋतु में होती है? अब बताओ, 2 ही ऋतु है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। घर में बातें सुनते हो मेरी? आप नहीं सुनते? सुना करो मेरी बातों को घर में भी। मैं फालतू बात कहीं नहीं करता हूँ, काम की बात करता हूँ। मैं तो सुनती हूँ। सुनते हो ना? जो मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, दूसरों को बोलता हूँ। सब सुनती हूँ। अच्छा, अब मैं ध्यान से बोलूंगा। हैं? तो हमारी भाषा तो इतना नोट करते हो, मैं ध्यान से बोलूंगा। मैं वर्षा सुन तो नहीं रही है करके, है ना? सीधा सा है, ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है। किस ऋतु में बारिश होती है? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, ग्रीष्म ऋतु में। अब कैसे बारिश होती है? तो देखो, ये सूर्य, ये हमने भारत बना दिया है, ठीक है? जब उत्तरायण होगा तो मानसूनी हवाएं जिधर गर्मी वाला पार्ट है उधर जाएगी, तो ये समुद्र तट से जलवाष्प लेते हुए आगे बढ़ेगी और यह बारिश कर देगी। और यदि यहाँ ठंड होती तो हवाएं जाती क्या उधर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के कारण हवाएं हल्की होती है, ऊपर की ओर उठती है, और इधर की हवाएं उसका स्थान घेरने के लिए